हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं एएमटी चैप्टर का रिवीजन। एएमटी मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 115 जेसी, जिसमें आपको एएमटी के प्रोविजंस दे रखे हैं। एएमटी के प्रोविजंस क्या बोलते हैं? एक नॉन कंपनी एसएससी को अपना टैक्स दो तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो नॉन कंपनी एसएससी अपना टैक्स दो तरीके से कैलकुलेट करे। एक तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वो रेगुलर टैक्स यानी नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करे, और एएमटी के प्रोविजन के हिसाब से वो एएमटी का टैक्स कैलकुलेट करे। एएमटी का टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर। तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगी अभी समझते हैं। तो दो तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होगी नॉन कंपनी एसएससी के केस में, एक तो नॉर्मल टैक्स और एक एएमटी वाला टैक्स। और उस नॉन कंपनी एसएससी को क्या पे करना होगा? दोनों में से जो भी हायर है, नॉर्मल टैक्स और एएमटी वाला टैक्स, दोनों में से जो भी हायर है वो उस नॉन कंपनी एसएससी को पे करना होगा। ठीक है, तो एएमटी के प्रोविजन के हिसाब से हम एएमटी वाला टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? वो कैलकुलेट होगा आपके एडजस्टेड टोटल इनकम पर 18.5%। 18.5% बेसिक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 18.5% की जगह 15% हो जाएगा बेसिक टैक्स। तो एएमटी का टैक्स जनरली लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। और सरचार्ज लगेगा क्या? यस, सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज सिचुएशनल है और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो सरचार्ज सिचुएशनल है और वो टोटल इनकम को देखकर लगाया जाता है, लेकिन यहां पर आपको टोटल इनकम के बजाय एडजस्टेड टोटल इनकम देखकर सरचार्ज लगाना होगा। तो 50 लाख को एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड करे, या 1 करोड़ को, या 2 करोड़ को, या 5 करोड़ को, तो टोटल इनकम वर्ड की जगह फिर हम क्या देखेंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम देखकर सरचार्ज लगाएंगे। फिर एमआरएस भी लेस हो जाएगी। एमआरएस हमने लास्ट क्लास में समझा था, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज, वो सरचार्ज में से लेस हो जाएगी एमआरएस। फिर आपके बेसिक टैक्स आ गया और नेट सरचार्ज आ गया। अब आप इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए। किसका? बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज का। तो आपका एएमटी वाला टैक्स आ जाएगा। तो आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया, और रेगुलर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लिया, और एएमटी के प्रोविजन के हिसाब से आपने एएमटी वाला टैक्स कैलकुलेट कर लिया। और नॉन कंपनी एसएससी आपको इसमें से दोनों में से जो भी हायर है वो पे करना होगा। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम का क्या मतलब है? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब है आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही आपको टोटल इनकम कंप्यूट कर लेनी है, इस चैप्टर का इफेक्ट दिए बगैर। ठीक है, जो भी टोटल इनकम आ रही है वो ले लीजिए, फिर उसमें एड बैक कर दीजिए 3 तरीके के डिडक्शंस। मतलब ये 3 तरीके के डिडक्शंस एएमटी प्रोविजंस में डिसअलाउड है, आप एड बैक कर दीजिए। तो कौन से डिडक्शंस एड बैक हो जाएंगे हमारे एडजस्टेड टोटल इनकम को कंप्यूट करने में? आपके जो भी इनकम रिलेटेड डिडक्शंस हैं जो आपके चैप्टर 6A में दे रखे हैं, जो भी इनकम रिलेटेड डिडक्शन 80IA से लेकर 80IE तक, और 80JJA और 80JJAA और 80LA, 80PA और 80QQB और 80RRB के डिडक्शंस, आप ये इनकम रिलेटेड डिडक्शन है जो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A के हेडिंग सी वाले हैं। हेडिंग सीए वाले लेस नहीं करना है, जो 80TTA और 80TTB वाला है वो एड बैक नहीं करना है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पहले आप क्या करिए, टोटल इनकम उठा लीजिए एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, और उसमें इनकम रिलेटेड डिडक्शंस एड बैक कर दीजिए। ठीक है, सिवाय 80TTA और 80TTB को छोड़कर। और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एटीपी यहां पर एड बैक नहीं होगा। एटीपी को छोड़कर बाकी सारे इनकम रिलेटेड डिडक्शंस एड बैक कर दीजिए। और आप अगर सेज यूनिट में, अगर सेज एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट लगाते हैं तो आपको जो 10AA में
डिडक्शन मिला था सेज एरिया में यूनिट लगाने पर, तो वो डिडक्शन 10AA वाला एग्जम्पशन भी बोलते हैं उसको, वो एड बैक कर दीजिए। क्या निकालने के लिए? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए। और तीसरा डिडक्शन 35 AD का डिडक्शन भी एड बैक कर दीजिए आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए। तो 35 AD का डिडक्शन भी क्या AMT प्रोविजंस में डिसअलाउ हो रहा है? यस, ये डिसअलाउ हो रहा है, तो तीनों ये एड बैक कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर 35 AD का डिडक्शन क्या होता है कि हम स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका हमें 35 AD में डिडक्शन मिलता है, और अगर हम 35 AD का डिडक्शन लेते हैं तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो अगर हमारा 35 AD का डिडक्शन एड बैक हो रहा है, डिसअलाउ हो रहा है, तो क्या हम डेप्रिसिएशन ले लें? यस, ले लीजिए। तो 35 AD वाला डिडक्शन पूरा एड बैक नहीं करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर देना है। डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर देना है, चाहे वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है चाहे वो एडिशनल डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके जो बैलेंस 35 AD का डिडक्शन बचता है वही आपको एड बैक करना है। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? 35 AD का डिडक्शन आपको डिसअलाउ हो गया, एड बैक हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ। लेकिन अगर आप एक बात समझिए, एक तो इनकम टैक्स में चलती है आपकी रेगुलर टैक्स रेजिम, उसको हम बोलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कंसेशनल टैक्स रेजिम और बनाई, उसको नाम दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो आप पर एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो आप पर एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। फिर क्योंकि एएमटी के प्रोविजंस जो हैं वो रेगुलर टैक्स रेजिम वालों पे लगते हैं। रेगुलर टैक्स रेजिम में ही दो बातें हैं, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें और एएमटी के प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करें, ये दोनों बातें रेगुलर टैक्स रेजिम में ही चल रही है। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करने वालों पर एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। फिर अब एक और बात समझते हैं क्या एएमटी के प्रोविजन सब पे लगते हैं? तो सेक्शन 115J क्या बोलता है कि एएमटी के प्रोविजन किस पे लगेंगे? जो नॉन कंपनी एसएससी है, नॉन कंपनी एसएससी है उस पर एएमटी के प्रोविजन लगेंगे, और जिसने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया है, चैप्टर 6A का इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया है, या 10AA का डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम किया है, सेज वाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, या 35AD वाला डिडक्शन क्लेम किया है, तो नॉन कंपनी एसएससी है, उसने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया है, या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया है, या 35AD का डिडक्शन क्लेम किया है, तो ही आप पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, तो मैं मेरा सोचूं कि मुझ पे लगेंगे क्या एएमटी के प्रोविजंस? नहीं लगेंगे, कारण मैंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन कोई क्लेम नहीं किया, मैंने 10AA का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, मैंने 35AD का भी कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो मुझ पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे ही नहीं। ठीक है, उन्हीं लोगों पर लगेंगे एएमटी के प्रोविजंस जिन्होंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया हो, 35AD का डिडक्शन क्लेम किया हो, या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया हो, उन्हीं नॉन कंपनी एसएससीज पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, एजेपी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो एएमटी के प्रोविजंस उन पर नहीं लगेंगे अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है। एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है। तो कब लगेंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह पर एएमटी के प्रोविजंस कब लगेंगे? अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हुई तो उन पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, फिर यहां पर कानून आपको क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स लॉ आपको क्या बोल रहा है, आप दो तरीके से टैक्स निकालो, एक तो अपना नॉर्मल टैक्स जिसको हम बोलते हैं रेगुलर टैक्स, और एक निकालो आप एएमटी के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स। ठीक है, एएमटी के हिसाब से पहले आपने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली, एडजस्टेड टोटल इनकम पर आपने टैक्स रेट 18.5% के हिसाब से बेसिक टैक्स निकाला, उसमें सरचार्ज जोड़ा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका एएमटी वाला टैक्स आ गया।
नॉर्मल टैक्स सामने है, एएमटी वाला टैक्स सामने है, पे क्या करना है, जो भी हायर है। अब मान लीजिए एएमटी प्रोविजन की वजह से आपका एएमटी वाला टैक्स ज्यादा है, वो आपको पे करना पड़ा। तो एएमटी प्रोविजंस की वजह से अगर आपको ज्यादा भरना पड़ा टैक्स, तो आपको डिफरेंस की क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, सपोज आपका नॉर्मल टैक्स 3 लाख ही है और आपका एएमटी वाला टैक्स बन रहा है 5 लाख, तो आपको 5 लाख पे करना पड़ेगा। तो डिफरेंस अमाउंट की आपको मतलब 2 लाख की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, ये कहलाती है एएमटी की क्रेडिट। तो एएमटी की क्रेडिट मिलेगी आपको सेक्शन 115 जेडी में। तो एएमटी प्रोविजन की वजह से आपको अगर ज्यादा भरना पड़ा टैक्स, तो डिफरेंस की आपको एएमटी की क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, एएमटी की क्रेडिट ये 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जिस जिस ईयर में एएमटी की क्रेडिट अराइज हुई, रिस्पेक्टिव ईयर से 15 साल तक आप वो एएमटी की क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद भी अगर क्रेडिट पड़ी है तो लैप्स हो जाएगी, लेकिन 15 साल तक ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज कैसे करोगे, जब भी आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो एएमटी के टैक्स से ज्यादा, जब भी आपका जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा बने और एएमटी का टैक्स कम बने, उस ईयर में आप ये क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। तो दो बातें, एएमटी की क्रेडिट अराइज कब होगी, जब आपका एएमटी वाला टैक्स ज्यादा हो। ठीक है, तब तो अराइज होगी, अराइज डिफरेंस से होगी। ठीक है, और यूटिलाइज कब होगी, जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है उस ईयर में आप ये क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जब यूटिलाइज करने की बारी आएगी तो भी डिफरेंस जितना ही यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नॉर्मल टैक्स है 10 लाख, ज्यादा ही है। ठीक है, अब आपका एएमटी वाला टैक्स बना 9 लाख, तो विच एवर इज हायर पे करना है 10 लाख, 10 लाख पे करना है, तो नॉर्मल टैक्स ज्यादा है 10 लाख, 10 लाख पे करना है। लेकिन नॉर्मल टैक्स पे करते वक्त आप एएमटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि एएमटी की क्रेडिट मेरे पास 2 लाख पड़ी है, तो मैं 2 लाख यूज कर लूं और 8 लाख पे करूं। ठीक है, लेकिन एएमटी की क्रेडिट यूटिलाइज भी डिफरेंस जितनी ही होगी। अभी डिफरेंस दोनों में कितना है, 1 लाख, तो आप 1 लाख जितनी ही क्रेडिट यूज कर पाएंगे, भले ही आपके पास 2 लाख क्रेडिट पड़ी है। ठीक है, तो 10 लाख पे करना है, अब डिफरेंस जितनी ही क्रेडिट यूज कर पाएंगे 1 लाख, और आपको 9 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो एएमटी की क्रेडिट मैंने बोला कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होती है, 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होती है रेस्पेक्टिव ईयर से। हर साल क्रेडिट अराइज होती रही, हर साल 15 साल रिस्पेक्टिव ईयर से 15 साल कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। अगर उसके बाद भी क्रेडिट बची पड़ी है तो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अब एक बात और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएससी के पास एएमटी की क्रेडिट पड़ी है, एएमटी की क्रेडिट उसके पास पड़ी है, लेकिन सबसेक्वेंट ईयर में उस पर एएमटी के प्रोविजंस लग ही नहीं गए, तो क्या वो रेगुलर टैक्स नॉर्मल टैक्स पे कराने के लिए अपनी एएमटी की क्रेडिट यूज कर सकता है? यस, कर सकता है। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट ईयर में भले ही उस पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके पास एएमटी की क्रेडिट पड़ी है, तो वो अपना रेगुलर टैक्स पे कराने के लिए एएमटी की क्रेडिट यूज कर सकता है। अब एक बात और समझते हैं, मान लीजिए एसएससी के पास पिछले साल की एएमटी की क्रेडिट पड़ी है और वो अभी करंट ईयर में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वालों पर तो एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो सिचुएशन ये है कि पिछले साल एसएससी रेगुलर टैक्स रेजिम में था, तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस लग रहे थे और उसके पास एएमटी की क्रेडिट पड़ी है। अब इस साल करंट ईयर में वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा है, तो क्या उसकी एएमटी की क्रेडिट 0 हो जाएगी? यस, उसकी एएमटी की क्रेडिट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ अपना खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ एएमटी चैप्टर। अब इसके बाद अपन करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के प्रोविजंस, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अब मैंडेटरी कर दी गई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही स्कीम लगेगी और रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्शनल कर दी गई है। ठीक है, तो
डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BAC में दे रखे हैं। तो 115 BAC में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम दे रखी है किसके लिए? इंडिविजुअल, HF, AOP, BOI, AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए दे रखी है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। और भले ही SSC चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उस पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगेगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अब से मैंडेटरी हो गई है, बाय डिफॉल्ट यही स्कीम लगेगी। और रेगुलर टैक्स रेजिम अब ऑप्शनल हो गई है। और एसएससी को कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरे लिए रेगुलर टैक्स रेजिम फायदेमंद है या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फायदेमंद है। उसके लिए जो भी स्कीम फायदेमंद है उसको वो स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर एसएससी कोई स्कीम सेलेक्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट उस पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसको रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसको रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लेनी है। ठीक है, ऐसा आगे चलकर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 115 BAC के सेक्शन सब सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसएससी सेलेक्ट करे कि वैसे बाय डिफॉल्ट मुझ पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगेगी, लेकिन आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक एसएससी को ऑप्शन दिया गया है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करके रेगुलर टैक्स रेजिम फॉलो कर ले। ठीक है, तो वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन सेक्शन 115 BAC के सबसेक्शन 6 में दे रखा है। अच्छा, अब समझते हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स रेट मतलब टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सेक्शन 115 BAC के सबसेक्शन 1A में दे रखा है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स रेट क्या होगी, टोटल इनकम हम देखेंगे, अगर 3 लाख तक है टोटल इनकम तो टैक्स रेट लगेगी 0। ठीक है, यहां पर 2.5 लाख वाली बात नहीं है, यहां पर 3 लाख से शुरू होता है। ठीक है, तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है अगर टोटल इनकम तो टैक्स रेट लगेगी 5%। 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो टैक्स रेट लगेगी 10%। 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तो टैक्स रेट लगेगी 15%। ठीक है, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में है अगर टोटल इनकम तो टैक्स रेट लगेगी 20%। अभी तक हमने देखा कि आपकी टोटल इनकम 3-3 लाख से बढ़ रही है, 3-3 लाख का स्लैब चल रहा है। ठीक है, अब 15 लाख से अगर इनकम अबो हो गई तो फिर उस 15 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक बात समझना, इनकम आपकी बढ़ती गई 3-3 लाख से, लेकिन टैक्स आपका बढ़ेगा 5% की रेट से, लेकिन वो लास्ट वाले में 10% की रेट से बढ़ेगा, 20% के बजाय अब हो जाएगा 30%। ठीक है, तो टोटल इनकम आपकी बढ़ेगी 3-3 लाख से, और टैक्स वैसे इन जनरल आपका 5-5% से बढ़ेगा, लेकिन लास्ट वाली स्लैब में 20% से 30% हो जाएगा, मतलब 10% की रेट से बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर एसएससी चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे वेरी सीनियर सिटीजन हो, तब भी उसके लिए बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख ही रहेगी। 3 लाख तक उसको 0% टैक्स लगेगा। अब समझते हैं 87A की टैक्स रिबेट मिलेगी क्या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में? हाँ, 87A की टैक्स रिबेट जैसा कि हमें पता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ये प्रोविजंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। मिलेगी टैक्स रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और टैक्स रिबेट का सेक्शन वही रहेगा 87A। कितनी मिलेगी? अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स पे कर रहा है और उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख नहीं 7 लाख से ज्यादा नहीं है। रेगुलर टैक्स रेजिम पड़ी थी, वहां पर यह बात थी 5 लाख के लिए, अब यहां डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में यह बात है 7 लाख तक। 7 लाख तक उसके कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर कारण उसको ये 87A की रिबेट मिल जाएगी तो बेसिक इनकम टैक्स का 100% कैलकुलेट करें, और यहां टैक्स रिबेट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 25,000। तो रेगुलर टैक्स रेजिम में जो टैक्स रिबेट 12,500 थी वो डबल हो जाएगी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। तो बेसिक टैक्स का 100% और 25,000 विच एवर इज हायर। तो इसका इफेक्ट ये रहेगा कि जिन लोगों की टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है उन पर
25,000 की उनको टैक्स रिबेट मिल जाएगी और उनका इफेक्टिव टैक्स 0 हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कई बार बोलती है कि 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, वो रिबेट क्लेम करने के बाद नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स रिबेट के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, टैक्स रिबेट के अंदर है। हमने रेगुलर टैक्स रेजिम में पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ मिलती है हमें सरचार्ज के लिए, वो बात रेगुलर टैक्स रेजिम में थी, मतलब रेगुलर टैक्स रेजिम में सरचार्ज के लिए मिलती है मार्जिनल रिलीफ। लेकिन यहां डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अभी मैं बात कर रहा हूं टैक्स रिबेट में से मार्जिनल रिलीफ और मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है टैक्स रिबेट के लिए? टैक्स रिबेट के लिए, सरचार्ज के लिए नहीं। अगर आपकी टोटल इनकम स्लाइटली हायर गई 7 लाख के ऊपर, तो आपकी टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर स्लाइटली हायर गई, तो आपको टैक्स कैसे कंप्यूट करना है? मतलब आपको टैक्स रिबेट मिलने का प्रोसीजर थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेगा? आप अपनी इंक्रीमेंटल इनकम निकालिए, वो 7 लाख के ऊपर वाली इनकम, उसको बोलिए इंक्रीमेंटल इनकम, या यहां पर हम उसे नाम देंगे ए। इंक्रीमेंटल इनकम को बोलिए ए। ठीक है, फिर आपकी जो भी टोटल इनकम है 7 लाख के ऊपर है एक्चुअल, तो 7 लाख के ऊपर वाली जो इनकम है आपकी टोटल इनकम, उस पर आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, उस बेसिक टैक्स को बोलेंगे हम बी। तो आपने ए कैलकुलेट किया और बी कैलकुलेट किया, बी माइनस ए कर दीजिए, उतनी ही आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो भी क्या आपको टैक्स रिबेट मिलेगी? यस मिलेगी, लेकिन टैक्स रिबेट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बदल जाएगा। ठीक है, पहले आप इंक्रीमेंटल इनकम कैलकुलेट करें, उसको नाम दे आप ए, और आपकी जो भी टोटल इनकम है 7 लाख से ऊपर है, तो जो भी टोटल इनकम है उस पर आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर ले, उसको बोलिए बी। फिर बी माइनस ए कर दीजिए, बी माइनस ए करने के बाद जो अमाउंट आएगा उतनी आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। तो मतलब टैक्स रिबेट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बदल जाएगा टैक्स रिबेट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बदल जाएगा। अब आप बोलोगे सर रेंज बता दीजिए, स्पेसिफाइड इनकम शामिल नहीं है, ये 7 लाख वगैरह की जो बात हो रही है इसमें नॉर्मल इनकम ही है। ठीक है, तो रेंज की अगर बात करें, आपकी टोटल इनकम 7 लाख से स्लाइटली हायर गई, कितनी स्लाइटली हायर गई? तो 7,27,770 इतनी ही हायर गई, ये रेंज है। इसमें अगर आप फॉल करोगे तो आप पर टैक्स रिबेट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा और आपको टैक्स रिबेट पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। ठीक है, ये मार्जिनल रिलीफ टैक्स रिबेट के लिए, मार्जिनल रिलीफ टैक्स रिबेट के लिए रेगुलर टैक्स रेजिम में नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैंने यहां बात लिखी है ये कि ये वाली मार्जिनल रिलीफ जो हम टैक्स रिबेट के कनेक्शन में बोल रहे हैं, ये रेगुलर टैक्स रेजिम में नहीं मिलती है, ये सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही नई बात लेकर आए हैं। अब एक बात समझना, आप पर अगर आपके पास कुछ स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगी। आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112 ए वाला, तो उन पर स्पेशल इनकम है ना ये सब, तो इस पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगी। तो ये वाली टैक्स रेट किसके लिए है? ये वाली टैक्स रेट नॉर्मल इनकम के लिए है, स्पेशल इनकम के लिए नहीं। स्पेशल इनकम पर तो स्पेशल टैक्स रेट ही लगेगी। अब एक बात समझना कि अगर आपके पास एग्रीगेशनल इनकम है तो क्या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम लगेगी? यस लगेगी। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी एग्रीगेशनल इनकम होने पर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा। तो सरचार्ज का पैटर्न डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वही है जैसा कि रेगुलर टैक्स रेजिम में हमने पढ़ा था। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो आप पर सरचार्ज लगेगा ही नहीं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप पे 10% सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप पर सरचार्ज 15% लगेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो
वो 5 करोड़ वाली बात यहां पर इग्नोर की गई है और आप पर टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप पर 25% ही सरचार्ज लगेगा। 33% वाला सरचार्ज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये समझना कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एनहांस सरचार्ज 25% वाला ही लगेगा, 37% वाला नहीं लगेगा। और आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? टोटल इनकम 2 लाख से एक्सीड होते ही, फिर कितनी भी हो, टोटल इनकम 2 लाख से एक्सीड कर गई है, फिर कितनी भी हो, आप पर एनहांस्ड सरचार्ज 25% वाला ही लगेगा, 37% वाला नहीं लगेगा। ठीक है, और एक बात तो वो यहां जो रेगुलर टैक्स रेजिम में थी ना, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी है। स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15% ही लगेगा। एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर नहीं है। तो स्पेसिफाइड इनकम कौन कौन सी है? सेक्शन 111A वाला एसटीसीजी, एलटीसीजी सेक्शन 112A वाला और डिविडेंड इनकम, इसको शॉर्ट में आप बोल दो स्पेसिफाइड इनकम। स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज एनहांस्ड वाला नहीं लगेगा, उन पर ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। ये बात रेगुलर टैक्स रेजिम में भी थी और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी थी। बस डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एक ही चेंज आया, आप पर 37% वाला एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। फिर सरचार्ज लग गया आप पर, सरचार्ज कितना लगा? एज एप्लीकेबल, जितना अभी हमने डिस्कस किया। फिर जो भी सरचार्ज बेसिक टैक्स आया, सरचार्ज आया, उसमें जो भी नेट सरचार्ज था, एमआरएस यहां पे भी मिलेगी सरचार्ज के अगेंस्ट, सरचार्ज के अगेंस्ट भी एमआरएस मिलेगी, फिर नेट सरचार्ज आएगा, बेसिक टैक्स उसमें जोड़ेंगे, बेसिक टैक्स आया, नेट सरचार्ज उसमें जोड़ दिया, फिर जो भी अमाउंट आया उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। अब अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हैं, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही लगेगी, मैंडेटरी है। अगर आप रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करोगे तो रेगुलर टैक्स रेजिम में जा पाओगे, बाय डिफॉल्ट आप पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही लगेगी। अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस ब्लॉक कर दिए जाएंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आप पर एप्लीकेबल है, आप फॉलो कर रहे हो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, आपने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं की है, आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो, तो आपको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो कौन से एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं? सैलरी हेड में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सैलरी हेड से। सैलरी हेड से रिलेटेड बातें आपकी यहां तक है, ठीक है, मार्किंग कर देना, पास में लिख देना, सैलरी हेड से रिलेटेड बातें चल रही है। सैलरी हेड में आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, उस पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 5 में, वो नहीं मिलेगा। अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन में जो एग्जम्पशन मिलता है 10(5) का, वो नहीं मिलेगा। दूसरा, एचआरए पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 13A में, वो भी नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल है आप पर। और सेक्शन 10 क्लॉज 14 के नोटिफाइड अलाउंसेस पर जो आपको एग्जम्पशन मिलता है 10-14 में, नोटिफाइड अलाउंसेस पर आपको सेक्शन 10 क्लॉज 14 में जो एग्जम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा अगर आप पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 10 क्लॉज 14 वाले नोटिफाइड अलाउंसेस पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें से कुछ कुछ सेलेक्टेड एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। कन्वेंस अलाउंस पर आपको 10-14 में एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। टूर अलाउंस और ट्रांसफर अलाउंस पर भी आपको 10-14 में एग्जम्पशन मिल जाएगा, भले ही आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो। ये एक्सेप्शन है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलता है, जो ब्लाइंड है, डेफ एंड डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 10-14 में जो एग्जम्पशन मिलता है वो कंटिन्यू मिलेगा, भले ही वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है। और डेली अलाउंस पे भी 10-14 में एग्जम्पशन मिलेगा ही, भले ही डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है। तो ये तो हो गए एक्सेप्शन, अदर देन करके लिखा है मतलब एक्सेप्शन हो गए, मतलब ये एग्जम्पशन जो सेलेक्टेड है ये तो आपको तब भी मिलेंगे जब आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो। तो सैलरी हेड से रिलेटेड एक और बात,
एक एमएलए एमपी को जो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, उस पर एग्जम्पशन मिलता है 1017 में, वो भी नहीं मिलेगा। ये बात सैलरी रेट से कनेक्टेड नहीं है वैसे, क्योंकि उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में शो करते हैं। तो 1017 का एग्जम्पशन जो एमएलए एमपी को मिलता है, 1017 का एग्जम्पशन वो उनको नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल है। अब एक बात और समझना, हमने क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में एक एग्जम्पशन समझा था कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब हो रही है, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब हो रही है, तो पेरेंट्स उस क्लब्ड इनकम पर 1500 रुपए का एग्जाम्शन ले सकते हैं पर एनम पर चाइल्ड। पर एनम पर चाइल्ड 1500 रुपए मैक्सिमम एग्जाम्शन ले सकते हैं पेरेंट्स। वो एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है, तो वो एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगा। और अगर सेज एरिया में यूनिट लगा रहे हैं तो 10AA का जो एग्जाम्शन डिडक्शन मिलता है वो 10AA का एग्जाम्शन डिडक्शन भी नहीं मिलेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले मना किया था गवर्नमेंट ने कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, लेकिन अब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अलाउ कर दिया गया है। अब और एक बात और समझना, ये सैलरी हेड की बात चल रही है, ये बीच में क्लबिंग का आ गया, फिर यहां से फिर ये 3 डिडक्शन सैलरी हेड के स्टार्ट हो गए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अलाउ हो गया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। फिर अगर आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस पर डिडक्शन मिलता है सैलरी हेड में सेक्शन 16 में, वो नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल हो रही है आपके। और प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी हेड में। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन सा डिडक्शन मना हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो उस पर आप उसकी एनुअल वैल्यू तो नील होती है, आप उस पर एक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट का, वो आपको मना हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर दिया गया है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट का डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी हो तो मिलेगा या नहीं, उसकी बात आगे चल के करेंगे। अभी बात की है एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन मना। फिर अब बात करते हैं पीजीबीपी हेड के डिडक्शंस जो आपके शुरू हो रहे हैं। पीजीबीपी हेड के डिडक्शंस आपके यहां से यहां तक शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल हो रही है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भले ही क्लेम करिए। फिर आपको अगर आप रिसर्च के लिए डोनेशंस दे रहे, कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशंस का जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35 में, वो भी नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल है। हाँ, अगर इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं और खुद ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसर्च पर कर रहे हैं तो उनका तो मिल जाएगा डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी। लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन कर रहे हैं, ये जो सारे सबसेक्शंस है ना कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन के, तो कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। फिर स्पेसिफाइड बिजनेस आपने सेटअप किया है सेक्शन 35 एडी वाला, तो आप 35 एडी का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में आपको फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 57 में, वो भी नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलेंगे इन जनरल आपको चैप्टर 6A के जो डिडक्शन मिलते हैं ना जीटीआई के बाद, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन उसमें से कुछ एक्सेप्शन है, सेलेक्टेड वो मिल जाएंगे। तो कौन इन जनरल चैप्टर 6A के डिडक्शन मना है, लेकिन अब पढ़ते एक्सेप्शन। आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल है फिर भी कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80 CCD सबसेक्शन 2, एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के लिए, तो 80 CCD सबसेक्शन 2 वो आप क्लेम कर सकते हो, सबसेक्शन 1 और 1B वाला नहीं क्लेम कर सकते। फिर 80 CCH सबसेक्शन 2 अग्निवीर फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट
एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है अपने एम्प्लॉय के लिए, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सबसेक्शन 2 वाला ही मिलेगा, सबसेक्शन 1 वाला नहीं मिलेगा। और 80JJAA एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। इन 3 के अलावा बाकी सारे डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे 80C 80D वगैरह वो जो डिडक्शन है ना, वो आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझते हैं। आपको कुछ लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ नहीं होगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। तो कुछ लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको मना कर दिया जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। पहला केस, तो एसएससी की टोटल इनकम कंप्यूट की जाए विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से एग्जांपल से समझते हैं फटाफट। फॉर एग्जांपल, आपके 2 बिजनेस हैं, एक नॉर्मल बिजनेस है, एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। कौन सा? 35AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस है। एक आपका उसका लॉस है। नॉर्मल बिजनेस में आपका बिजनेस लॉस है 3 लाख और स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD वाला उसमें आपका लॉस है 7 लाख। तो इस तरीके से आपका टोटल लॉस है 10 लाख। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हैं तो ये लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होके इस साल आया, इस साल के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड किया आपने, मतलब पिछले साल से आप कैरी फॉरवर्ड करके आए। ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD वाला लॉस है 7 लाख, ये आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो। तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड लॉस अलाउ नहीं होगा। 35AD का डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ब्लॉक किया हुआ है, तो अगर उसका आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो तो उसका सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मना है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, तो अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, आपके पास अनएब्सॉर्ब्ड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है 6 लाख का, उसमें से हम चेक करेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड कितना है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला कितना है 4 लाख है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 2 लाख। तो आपको ये 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर दिया जाएगा। कारण देखिए, 35AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन, 35AD वाला डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ब्लॉक है। दूसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको ये लॉसेस जो उन्हीं डिडक्शन से कनेक्टेड है, उन्हीं डिडक्शन से, उन्हीं एग्जम्पशन से कनेक्टेड लॉसेस हैं, उन लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन है, प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया, लेकिन आपको पता है कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन पे भी 180 डेज का रूल एप्लीकेबल होता है। आपने कोई एसेट खरीदी, परचेस की, एक्वायर की, और उसको सेम ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% की रेट से वैसे मिलता है। लेकिन अगर आपने पुट टू यूज उस एसेट को उस एक्विजिशन ईयर में लेस देन 180 डेज किया, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% के बजाय 10% ही मिलता है। तो उस साल आप रेगुलर टैक्स रेजिम में थे तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% अलाउ हो गया था। ठीक है, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की ये कहानी है कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 डेज के रूल की वजह से आपको हाफ मिला, ठीक है, 180 डेज की वजह से अगर आपको हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला, आप रेगुलर टैक्स रेजिम में थे इसलिए मिल गया आपको 10% ही मिला, तो बैलेंस वाला 10% आप इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में क्लेम कर सकते हो। लेकिन उस इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो आपको ये 10% बैलेंस वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा।
ये आपको अलाउ नहीं होगा। एक बात ये, अब इसी से ही रिलेटेड एक बात और समझना, ये नहीं मिला क्योंकि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो बैलेंस वाला, इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में वैसे मिल जाता है, लेकिन चूंकि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो इस साल, तो आपको वो बैलेंस वाला 10% इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है इसलिए। लेकिन आप 1 अप्रैल 2023 के दिन उस रेलेवेंट ब्लॉक की जो ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसमें आप ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको अलाउ नहीं हुआ वो आप एड बैक कर देंगे, तो इससे आपकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू बढ़ जाएगी और इस पे आप बढ़ी हुई ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहो ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशन मना हो जाते हैं और फिर उन्हीं से ही रिलेटेड लॉस है तो वो लॉस का सेटअप आपको नहीं मिलता है। अब एक बात समझना, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी है और आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, और कौन सी प्रॉपर्टी है वो, एलओपी या डीएलओपी, तो उस एलओपी और डीएलओपी प्रॉपर्टी का लॉस आप न तो सेट ऑफ कर पाओगे करंट ईयर में ही, अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एलओपी या डीएलओपी प्रॉपर्टी का लॉस आप करंट ईयर का करंट ईयर में ही अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते और नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक बात और समझना, आपको अगर एनी अदर लॉ में कोई एग्जम्पशन डिडक्शन मिला हुआ है या कोई परक्यूजिट है उस पर आपको कोई एग्जम्पशन मिला हुआ है तो वो एग्जम्पशन का भी बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉयर आपको फ्री फूड और बिवरेजेस प्रोवाइड कर रहा है तो सैलरी एड में हमने पढ़ा था 50 रुपए पर मील तक का एग्जम्पशन मिलता है, तो इस केस में वो एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। अब एक बात और समझना कि डेप्रिसिएशन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो किसी भी केस में आप 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। ईजीबीपी हेड में सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें 45% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, तो उस केस में भी आपको 40% तक ही डेप्रिसिएशन मिलेगा नॉर्मल वाला, एडिशनल वाला तो आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्लेम ही नहीं कर सकते। अब ये वाली बात तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये बात अपनी रिलेटेड थी इस प्रोविजन से। मैंने बोला एडिशनल डेप्रिसिएशन है वैसे 20% की रेट से अलाउ होता है, 22-23 में आपने कोई एसेट खरीदी वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुई तो जिसकी वजह से आपको हाफ डेप्रिसिएशन ही मिल पाया 10%, तो और उस साल वो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन इसलिए मिल पाया क्योंकि 22-23 में आप रेगुलर टैक्स रेजिम में थे इसलिए आपको 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया। फिर आपने क्या सोचा, बाकी का बचा हुआ 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन में नेक्स्ट ईयर 23-24 में क्लेम कर लूंगा, लेकिन 23-24 में आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो आपको वो बैलेंस 10% वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बैलेंस 10% आपको अलाउ नहीं हुआ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की वजह से, वो आप 1 अप्रैल 2023 के दिन की उस रेलेवेंट ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू में ऐड कर दीजिए ताकि आपकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू बढ़ जाए और उस बढ़ी हुई ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर सको। चलिए अब बात करते हैं, ये बात तो हो गई थी कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आपने ऑप्ट की है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर हो तो आप पर एएमटी की प्रोविजंस नहीं लगते हैं और आपके पास एएमटी की पुरानी क्रेडिट पड़ी है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में पिछले साल तक रेगुलर टैक्स रेजिम में थे तो आप पर एएमटी की क्रेडिट पड़ी थी, इस साल आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो वो आपकी पुरानी वाली एएमटी की क्रेडिट जीरो हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। अब एक बात और समझते हैं, हमने बोला बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगती है, लेकिन अगर एसएससी चाहे तो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकता है, कारण रेगुलर टैक्स रेजिम अब ऑप्शनल हो गई है। तो वो ऑप्ट कब तक करनी है,
रेगुलर टैक्स रेजिम में जाना है अगर, तो वो ऑप्ट कब तक करनी है। इसमें गवर्नमेंट ने 2 क्लासिफिकेशन दिए। जिन लोगों के पीजीबीपी इनकम नहीं है उनके लिए सिस्टम अलग चलता है, और जिनके पीजीबीपी इनकम है उनके लिए सिस्टम अलग है। तो पहले बात करते हैं जिन लोगों के पीजीबीपी इनकम नहीं है, वो एवरी ईयर उनके लिए खुला खाता है। वो एवरी ईयर वो सोचे कि वो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करें या ना करें। नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उस पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगेगी। रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करें या ना करें, वो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ऑप्ट कर लेंगे तो उनको रेगुलर टैक्स रेजिम एप्लीकेबल हो जाएगी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हर साल वो सिलेक्शन कर सकते हैं, बट ये उनको आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी होगी अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन पीजीबीपी इनकम वालों की दास्तान अलग है। पीजीबीपी इनकम वालों ने अगर रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं की है तो उन पर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही लगेगी। लेकिन अगर उन्होंने रेगुलर टैक्स रेजिम एक बार ऑप्ट कर ली, एक साल में ऑप्ट कर ली रेगुलर टैक्स रेजिम, ध्यान से सुनना, इस साल उन्होंने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर ली तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उन पर रेगुलर टैक्स रेजिम भी लगेगी। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। इस साल अगर उन्होंने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उन पर रेगुलर टैक्स रेजिम भी लगेगी। ठीक है, तो इस बात को मैंने इजी फॉर्म में यहां लिखा है। देखो, अगर उन्होंने इस साल करंट ईयर में रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की है तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी उन पर रेगुलर टैक्स रेजिम एप्लीकेबल होगी। तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी रेगुलर टैक्स रेजिम उनके साथ बंध जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो चाहे तो वो इससे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने का ऑप्शन एक बार ही है। ठीक है, बाहर निकलने का ऑप्शन मतलब रेगुलर टैक्स रेजिम में गए थे, गवर्नमेंट तो चाहती है अब रेगुलर टैक्स रेजिम में ही वो बने रहे, लेकिन वो इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर वो रेगुलर टैक्स रेजिम से बाहर निकलते हैं तो फिर दोबारा कभी रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने सिर्फ पीजीबीपी इनकम वालों पर ही लगाया है। अब कोई बोले कि पहले पीजीबीपी इनकम कभी होती थी लेकिन अब नहीं है मेरे पीजीबीपी इनकम, तो आप पर ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा और लिबर्टी दोबारा से मिल जाएगी कि सब्सिक्वेंट ईयर में पीजीबीपी इनकम है ही नहीं, तो फिर पीजीबीपी इनकम ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन तो पीजीबीपी इनकम वालों के लिए था ना, तो अब पीजीबीपी इनकम ही नहीं रही तो ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेगा। फिर आपके लिए फिर खुला खाता हो जाएगा कि मैं रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करूं या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, जो भी बेनिफिशियल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करने का मौका सिर्फ आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही है। आपको इस ऑप्शन में एक्सरसाइज करना, अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा कि रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करूं। ये बात सेक्शन 115B के सबसेक्शन 6 में बोली गई है कि रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्शनल है। ऑप्ट कब तक करनी होगी? आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक। तो ये हमने कंप्लीट किया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम।